1,20,000 या 1,30,000 रुपये में ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपये में आवास बनाने के लिए, क्या हम कोई ऐसी तकनीक अपने स्तर पर विकसित कर सकते हैं कि इस राशि के अंदर ही वह गरीब अपना मकान बना सके? क्या हम तकनीक को ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि पर्यावरण के लिए जो चुनौती हमारे सामने है, ईंट का इस्तेमाल हम करते हैं। ईंट जो सबसे उर्वरा भूमि होती है, उसी से ईंट भी बनते हैं, उसी मिट्टी से ईंट बनते हैं। और ईंट के भट्टे जहां लगाए जाएंगे उसके आसपास के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि काफी बड़ी भूमि, काफी बड़ी लैंड ऐसी होती है जो अनुपजाऊ सी हो जाती है। बहुत पहले से आप भी सुनते रहे होंगे, कहीं ईंट का भट्टा लगता है, उसके अगल बगल कोई बाग होगा, वो बाग खराब हो जाता है। अगर आप कभी सर्दियों में ईंट के भट्टे के आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करिए, आपको बहुत गर्म मिलेगा, बहुत गर्म मिलेगा। सामान्यतः ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है? आप गर्मियों में आप उसको लीजिए, सुबह दोपहर शाम आपको ठंडा मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्दियों में लेंगे तो वह हल्का गर्म मिलता है। लेकिन ईंट के भट्टे के आसपास कहीं भी आप उसको लेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, यानी वह कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को खराब कर रहा है। हमने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के निस्तारण के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है, जबकि आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं? ऐसा नहीं कि आप उस प्रक्रिया के साथ न जुड़े हुए हों। ये बनाया जा सकता है, सस्ते मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। हम किसी एक परिसर को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये तो हमारी पुरानी परंपरा पर, हमारी भारत के अंदर तो ये चीजें गांव-गांव में पहले होती थी। गांव में पहले क्या होता था, कुछ चीजों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा क्या बताता था? खाद का गड्ढा इस बात को बताता था कि गांव में सॉलिड वेस्ट को कहां इकट्ठा कर देना है। सॉलिड वेस्ट का वो स्थान हो जाता था और वह साल भर का सॉलिड वेस्ट एक जगह इकट्ठा होता था और फिर वही कंपोस्ट बनता था। लोग उसको अपने खेत में फिर लेके जाते थे, फिर अगले साल के लिए उसको तैयार कर देते थे। सॉलिड वेस्ट का एक माध्यम था। धीरे धीरे करके उस पे कब्जे होते गए। आज न शहर में डंपिंग ग्राउंड बन गए, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए, जहां पर हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ भी किए। हर एक अर्बन बॉडीज उसको वहन करने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि बहुत महंगे हो जाते हैं। या तो सरकार को उनके साथ एग्रीमेंट करना होता है कि अगर हमें हाइड्रो पावर 3.5 रुपए में मिल रही है, अगर हमें सोलर पावर 2.5 रुपए में मिल रही है, तो हमें उनके साथ 12-13 रुपए तक एग्रीमेंट करने होते हैं कि भाई ठीक पर यूनिट हम आपसे खरीदेंगे, कम से कम सॉलिड वेस्ट से लोगों को मुक्ति तो मिलेगी। क्या तकनीक को इतना सस्ता बनाया जा सकता है कि पर यूनिट बनने वाली बिजली उससे सस्ती पड़ सके और हम उस सिस्टम को व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफल हो सके? और ये चुनौती आपके सामने है, ये हमेशा चुनौती आपके सामने बनी रहेगी। सिविल के क्षेत्र में भी सस्ते आवास बनाने आपके सामने एक चुनौती होगी। कैसे हो सकता है? हमारे पास ईंट का विकल्प हम क्या दे सकते हैं? हम ऐसी कौन सी तकनीक अपनाएं कि जो मकान को बनाने में यानी 9 महीने से 1 वर्ष का समय एक छोटा सा मकान बनाने में, पीएम आवास योजना को बनाने में लगता है, क्या हम इसको 3 महीने के अंदर खड़ा कर सकते हैं? बन सकता है। तकनीक का उपयोग करते हुए
अंदर की दीवारों का भी विकल्प दिया जा सकता है। हमें थोड़े प्रयास करने होंगे और मुझे लगता है कि इस पर शोध करने का केंद्र बिंदु, चाहे ये हो, चाहे वह हाई राइज बिल्डिंग हो, इन सभी के लिए हमें अपने संस्थानों में इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपना आवाज चाहिए, हर व्यक्ति को उसका रहन सहन अच्छा हो सके। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, और ये तभी हो सकता है जब हम लोग सस्ती तकनीक उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोगों को जोड़ें, लेकिन याद रखें कि तकनीक हमारे द्वारा संचालित हो, हम तकनीक के द्वारा संचालित न हो। क्योंकि तकनीक का जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगी और बनेगी। तकनीक ने जीवन में बहुत परिवर्तन लाए, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाया है। आज हम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, और उन 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमने फाइंड सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी 2017 के पहले जब मैंने एक दिन में सभी 80,000 फेयर प्राइस 100 पे छापे मरवाए थे, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे 30 लाख फेक राशन कार्ड मिले थे। 30 लाख, यानी उन 30 लाख परिवारों के नाम पर राशन निकलता था, लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। और आज मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को, हर एक परिवार को जितनी उनकी यूनिट होगी, उन सभी यूनिट को आज राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से, ई पॉस मशीन के माध्यम से। आखिर तकनीक से संभव हो पाया। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। पैसा हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में सीधे चली जाती है। जब मैनुअली था 300 रुपए उन्हें पेंशन मिलती थी, एक महीने की 300 रुपया, हमने उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया किया, और 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने में एक बार मिलती थी। शासन से 6 महीने में एक बार जिले में आती थी, यानी 1,800 रुपया उनको अगर मिला तो 1,800 रुपये में से वहां का जो बाबू होता था वह अपना कट मांगता था उस गरीब से। और परिणाम क्या होता था कि एक तो पेंशन के लिए जाते आते समय 1,800 की बजाय उस व्यक्ति के तक बामुश्किल 200-300 रुपये ही पहुंच पाता था, क्योंकि आने जाने का किराया, बाबू का कट और ये सभी चीजें। लेकिन आज तकनीक ने उस कट को भी और उस किराए को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सीधे उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, और हर एक गांव में आज के दिन पर वीसी सखी है। वीसी सखी के माध्यम से वो सीधे अपने पैसे को कभी भी आहरित कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। शासन की सुविधा और शासन के द्वारा अपनाई गई तकनीक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकती है। पर्यावरण के मामले में आप देखते होंगे, पर्यावरण के मामले में भी ये चीजें बहुत कुछ कर सकती हैं।
2017 के पहले आपने देखा होगा जितनी भी अर्बन बॉडीज में स्ट्रीट लाइट लगती थी, ये स्ट्रीट लाइट हैलोजन के होते थे। एक तो पावर कंज्यूम इसमें बहुत ज्यादा होता था, दूसरा वह कभी जलता था और कभी अचानक बंद हो जाता था। कोई पीली होती थी, कोई नीली होती थी, कोई लाल जलती थी, अचानक बंद हो गया, फिर चालू होने में उसको कुछ समय लगता था। और बरसात के समय तो उस लाइट के नीचे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतने कीड़े उस पे आते थे, इतने जलते थे, बदबू आती थी। आज आप देखते होंगे हम लोगों ने 16 लाख हैलोजन और अन्य रंग बिरंगी जो लाइटें थी इनको हटवा करके, स्ट्रीट लाइट को हटा करके स्ट्रीट लाइट में उसे बदला, एलईडी स्ट्रीट लाइट। एलईडी स्ट्रीट लाइट पावर कंज्यूम कम हो रहा है, उसका घटत काफी कम हुआ है। यानी इसमें सालाना प्रदेश सरकार को, नगर विकास विभाग को 1000 करोड़ रुपए सालाना बचत होती है एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने से। और रिप्लेस करने का कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। ये केवल लाइट को कम और ज्यादा करने का नहीं था, उससे कार्बन उत्सर्जन भी होता था। इससे कार्बन एमिशन काफी कम है, न्यूनतम है, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद कर रहा है। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में हम कर सकते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस कैंपस के सीवर और ड्रेनेज की ट्रीटमेंट की प्लानिंग अपने स्तर पर करनी चाहिए, और तकनीक, अपनी देसी तकनीक को अपना करके करनी चाहिए। एक नया मॉडल बनाना चाहिए। ये बन सकता है, संभव है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी स्थिरता के साथ सोचना पड़ेगा। मुझे याद है आज से चार वर्ष पहले की घटना है गोरखपुर के। गोरखपुर नगर निगम पर एनजीटी ने एक पेनल्टी लगाई, काफी बड़ी पेनल्टी थी, क्योंकि सिटी का जो भी ड्रेनेज था ये सीधे राप्ती नदी में उड़ेल दिया जाता था। एक सज्जन ने कंप्लेंट की एनजीटी में, एनजीटी ने उसकी जांच करवाई और सही पाया, और काफी भारी पेनल्टी गोरखपुर नगर निगम पे लग गई। पेपर में आया, मैं गोरखपुर में आया था, मैंने भी जानकारी ली, मैंने बैठक ली, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये पेनल्टी कैसे लग गई? उन्होंने कहा ड्रेनेज हमारा। और जैसे होता है पेनल्टी से बचने के लिए उन्होंने 110 करोड़ रुपए का एक एसटीपी का एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए शासन के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी एसटीपी की बजाय आप देसी पद्धति अपनाइए, आपके पास लैंड है और उस पद्धति को अपनाएंगे, सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए एक लंबे समय तक ये काम भी कर पाएगा। उन्होंने कहा क्या हो सकता है? मैंने कहा मैं बताता हूं, एक काम करिए, जहां पे आपका ये ड्रेनेज गिर रहा है उसके आसपास एक पॉन्ड बनाइए और उस पॉन्ड से 2 ड्रेन निकालिए। देसी पद्धति से आप देखेंगे बोल्डर, ईंट का छावा, मोटा गिट्टी, फिर पतला गिट्टी, पतला बालू, इन 4 स्टेजेस में उस ड्रेनेज जो सिटी का है या स्टॉर्म वाटर बरसात का होगा उससे गुजारिए। आप देखेंगे इसके बाद चौथे चरण के बाद जो जल निकलेगा एकदम क्लीन वाटर निकलेगा। हाँ, इसको समय समय पे सफाई करनी पड़ेगी और इस पर आप कुछ कर सकेंगे तो करना चाहिए। खैर, उन्होंने पॉन्ड तो नहीं बनाया लेकिन बाकी तकनीक का उसमें उपयोग किया। उन्होंने कुछ वनस्पतियां उसके लिए चुनी, उसको भी उन्होंने लगाया।
110 करोड़ रुपए जिस कार्य के लिए उनके खर्च होने थे, उन्होंने मात्र 4 करोड़ में उसको किया, और बमुश्किल जिसमें 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उनका खर्च होता, उसके मेंटेनेंस पर और उसके बिजली आदि के खर्चे पर, उस पर केवल उनका मुश्किल से 4-5 लाख रुपए सालाना का खर्च आ रहा है। और आज वह मॉडल अभी 1 से 4 जनवरी के बीच गोरखपुर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को उसका पहले प्रेजेंटेशन करने के लिए नीति आयोग ने दिल्ली में और फिर जर्मनी में उस मॉडल का इन्होंने प्रेजेंटेशन वहां पर भी किया है। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, हमें इस पद्धति पर, याद रखना जर्मनी दुनिया के अंदर वह देश है जो तकनीक के मामले में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और तकनीक में जितनी आक्रामकता जर्मनी के पास है किसी के पास नहीं है। लेकिन आज वह भी इस बात को मानता कि हमें इन पद्धतियों की तरफ जाना पड़ेगा, और इन पद्धतियों की शरण में जाकर के ही हम अस्थायी रूप से परमानेंट उन समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकते हैं जो हमारे सामने है। ऐसे ही इस कैंपस में, अलग अलग कैंपस के अंदर हमें इस व्यवस्था को देना पड़ेगा। कैसे हम इन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और आज ये और भी आसान इसलिए हमारे लिए है जब हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोटिक का इस्तेमाल कैसे हो सकता है कि सीवर की सफाई के लिए कहीं पे किसी व्यक्ति को उसमें उतर करके न जाना पड़े, बल्कि हम तकनीक का उपयोग करते, रोबोटिक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रेनेज को भी और सीवर को भी सफाई करने में उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो सस्ती हो। हर एक व्यक्ति उस महंगे खर्चे को उठाने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या हर एक अर्बन बॉडी इसको नहीं उठा सकती। कैसे हो सकता है, कैसे हम उसको कर सकते हैं। आज दुनिया कहां पहुंच चुकी है। क्या मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में अपने आप को आगे करेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए नए सेंटर स्थापित करने, नए हब को स्थापित करने की एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत छोटे से होती है, एक साथ नहीं होगी, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती, और उत्तर प्रदेश में संभव है। याद रखना, भारत का पहला कंप्यूटर IIT कानपुर में आया था, और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, भारत को स्थापित करने के लिए हमारे तकनीकी संस्थानों में एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अभी से हम प्रयास करेंगे तो हमें रास्ते निकले, अनेक रास्ते मिलेंगे। हम हमेशा समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। समस्या कोई चुनौती नहीं होती, समस्या हमारे जीवन की चुनौती नहीं हो सकती। चुनौती तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम समस्या पे सोचते 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 पीछे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो समस्या अपने आप छंटती जाती है और रास्ते निकलते जाते हैं। इसलिए समाधान की तरफ जाएंगे तो रास्ते निकलेंगे, और समस्या पे सोचोगे तो आपके पास 10 बहाने मिलते जाएंगे। बहाना नहीं, हमें रास्ता निकालना है, और उस रास्ते को निकालने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी रैंकिंग आपकी आई है। मैं देख रहा था विश्वविद्यालय की रैंकिंग को भी, अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। NIRF की रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें इंजीनियरिंग श्रेणी में 84वीं, विश्वविद्यालय की श्रेणी में 94वीं और राज्य विश्वविद्यालय के श्रेणी में 40वीं
रैंक विश्वविद्यालय ने स्थापित की है। क्या हम लोग इंजीनियरिंग की श्रेणी में, आपने भी टॉप 100 में आप हैं अगले बार के टारगेट के लिए, क्या टॉप 50 में आप अपना स्थान बना सकते हैं? विश्वविद्यालय के श्रेणी में 94वीं की बजाय हम टॉप 50 में पहले फर्स्ट फेज में इसको अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और राज्य विश्वविद्यालयों में भी जो आपने 40वीं रैंक प्राप्ति की है, क्या हम राज्य के विश्वविद्यालयों में टॉप 10 के अंदर अपने स्थान को बनाए रखने में आगे बढ़ सकते हैं? एक चुनौती होगी, लेकिन हमें देखना होगा। और क्यूएस रैंकिंग में अभी तो साउथ एशिया और एशिया में ही हमारी रैंकिंग, हमें भी काफी हमें काम करना होगा। साउथ एशिया में हमारी 292वीं और एशिया में 901वीं रैंकिंग है। हमारा प्रयास होना चाहिए, अगर हम देश के अंदर अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के रूप में अपना स्थान बना लेते हैं, राज्य के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अपना स्थान बना लेते हैं, मेरा मानना है कि अपने आप ही एशिया के टॉप 100 में हमारा स्थान आएगा। तब हमारा स्थान 901वीं नहीं होगी, टॉप 100 में हम शामिल होंगे। टॉप 100 में हम शामिल हो गए तो हम ग्लोबल रैंकिंग में अपने आप को एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक मार्ग प्रशस्त होगा। अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, लेकिन चुनौती हमारे सामने लगातार बनी हुई है। और मुझे विश्वास है कि जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन सब को लेते हुए इसका एक सरल तरीके से कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इस दिशा में विश्वविद्यालय कार्य करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे 8 करोड़ रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का लोकार्पण हुआ है। एक यहां पर नए भवन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, उनका 4 नई सीएनजी बसेस यहां पर संचालित हुई हैं। आईटीआरएसी जो विभाग का भवन है, उसका विस्तार हुआ है। और एक यहां पे नेचुरल गैस पाइपलाइन की भी का कार्य यहां पे पूरा हुआ है। और एक विद्युत सब स्टेशन के कार्य का भी यहां पे संपन्न हुआ है। ऐसे ही यहां पे एक पुरुष छात्रावास के लिए 528 छात्रों के लिए एक छात्रावास के लिए उसका शिलान्यास का कार्यक्रम, विश्वेश्वरैया भवन, टैगोर भवन, रमन भवन और सुभाष भवन के जो छात्रावास हैं, इनके नवीनीकरण के कार्य का भी यहां पे आज कार्य का शिलान्यास हुआ है। यूनिवर्सिटी की अपनी एग्जामिनेशन अनुभाग के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी हुआ है। और मल्टीपर्पज हॉल के नवीनीकरण के कार्य का भी यहाँ पे आज शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ है। बाकी कुछ अन्य आंतरिक परिसर के विकास से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि समग्र विकास की इस दिशा में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी लगातार कार्य करके अपनी पहचान को आगे बढ़ाएगा। और मैं तो बार बार इस बात को मानता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन को उस क्षेत्र विशेष में जहां पर वो स्थित है, वहां के नॉलेज और टेक्निकल पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। केंद्र हो या राज्य सरकार, अगर उसको तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है तो टेक्निकल पार्टनर के रूप में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को हमेशा अपने आप को आक्रामक तरीके से आगे आकर के उसके लिए तैयार करना होगा कि हां, हम करेंगे, हम इस दिशा में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। तो विश्वविद्यालय के पास अपने रिसोर्सेस भी
बढ़ेंगे और विश्वविद्यालय को अपनी रैंकिंग को भी और सुधारने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी को, यहाँ के विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को, यहाँ के सभी शिक्षकों को और सभी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह विश्वविद्यालय अपने नाम के अनुरूप, महामना की भावनाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।